जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं आपका पॉलिटी 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 में जो हमारा है, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ना है। हमने इससे पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा कि वो जो भारत का संविधान वो क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है। और इसमें कितने आर्टिकल हैं? अगर आर्टिकल की बात की जाए तो कितने आर्टिकल है? आर्टिकल जो ओरिजिनल मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? 395। 22 भाग थे, 8 शेड्यूल थे। अब कितने 48 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं, अनुसूचियां। इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रिटर्न और लिखित और अलिखित संविधान के बारे में हमने पढ़ा। अलिखित जैसे आपका यूके का है, लिखित जैसे आपका इंडिया का है, जैसे आपका यूएसए का है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और पावर सेपरेशन। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखा हमने। संसदीय शासन प्रणाली के बारे में देखा कि जो विधायिका है उसका क्या काम है, कार्यपालिका उसका क्या काम है, न्यायपालिका उसका क्या काम है। ठीक है। फिर हमने देखा फेडरलिज्म के बारे में। हमने देखा फेडरलिज्म में हमने बहुत सी बातें चर्चा करी। जैसे हमने देखा कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है यूनिटरी फीचर, एक होता है फेडरल फीचर। फेडरल का मतलब ये होता है कि जब शक्तियां हो सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी, जब दोनों के पास शक्तियां हो उसको बोलेंगे फेडरल। यूनिटरी का मतलब ये हुआ कि सारी शक्तियां ज्यादातर किसके पास है, सेंटर के पास है। ठीक है, तो सेंटर फीचर देखें, उसको क्या बोला जाएगा, यूनिटरी फीचर बोला जाएगा। जैसे एकल नागरिकता, एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवा, आपातकालीन प्रावधान, केंद्र और राज्यपाल की नियुक्तियां, ये हमने देखा। वहीं अगर हम फेडरल की बात करें तो फेडरल के भी कुछ विशेष हैं, जैसे लिखित संविधान होगा। ठीक है। और जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता होगी, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कि सबसे ऊपर संविधान होगा। फिर हम बात करते हैं रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान कैसा होगा, कठोर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज मन करे आज बदल दो, कल मन करे कल बदल दो, ऐसा नहीं है, थोड़ा कठोर संविधान होगा। फिर हमने बात करी न्यायपालिका की, कि स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। ऐसा नहीं है कि खाली सेंटर की तरफ झुकाव, ऐसा नहीं। ठीक है, कि या सेंटर का कंट्रोल हो न्यायपालिका में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दो सदनीय होगी, दो सदनीय होगी। ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी। फिर इससे अगली क्लास में हमने देखा कि भारतीय जो फेडरल है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको कुछ नाम दिए गए। जैसे वीहेर ने क्या नाम दिया, क्वासी फेडरल, के क्यू। ठीक है। और ऑस्टिन ने क्या काम किया, इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करी। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा इसको, फेडरेशन विथ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। ठीक है। और मॉरिस जोन्स ने क्या कहा इसको, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा। तो आज क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है कुछ अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियां क्या होती हैं ये भी तो पता हो पहले कि अनुसूचियां हैं क्या। समझो बात। केंद्रीय संविधान की किताब। ठीक है, इसको हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। पहला, सॉरी, दूसरा, तीसरा। पहले में हम बात करेंगे प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में प्रेम्बल बोला जाता है इसकी। दूसरे में हम बात करेंगे, जो दूसरा भाग इसमें हम बात करेंगे कि जो आर्टिकल है, जो पार्ट्स हैं, उसमें क्या लिखा है, किस भाग में क्या लिखा है। जैसे पहले भाग में यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में लिखा है। दूसरे पार्ट में आ जाओ सिटीजनशिप के बारे में लिखा है। तीसरे में आ जाओ नागरिकता के बारे में लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम भाग की बात करेंगे। और तीसरे में हम बात करेंगे किसकी, अनुसूची। ठीक है, शेड्यूल, किस शेड्यूल में क्या लिखा है। ठीक है, शेड्यूल का मतलब ये हुआ कुछ खास बातें, लेकिन हमने उसको मुख्य संविधान के अंदर नहीं रखा, उसको साइड में हमने दे दिया। ठीक है, जैसे बुक के एंड में ग्लोसरी होता है, उसमें भी सब चीजें लिखी होती हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती है, किसी की डेफिनेशन लिखी होगी, किसी का टर्म का मीनिंग लिखा होगा, उस तरीके से। ठीक है। तो शेड्यूल, शेड्यूल में किस शेड्यूल में क्या क्या लिखा है। मूल संविधान में कितने शेड्यूल थे, 8। अब कितने हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो शेड्यूल 1 से लेकर 4 तक देखें पहली स्लाइड में हम। तो शेड्यूल फर्स्ट, अनुसूची पहले में क्या लिखा है, देखो शुरुआत कहाँ से करोगे, किसी के नाम से करोगे, कहाँ तक उसका विस्तार इससे करोगे, तो क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व उनका क्षेत्रीय विस्तार। तो शुरुआत किससे करता है इंसान, किसी के नाम से करता है, उसका क्षेत्र विस्तार से करता है। फिर दूसरा कि भाई, जैसे आपसे कहीं बैठने गए तो वो क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, ये पूछेगा अच्छा क्या नाम है आपका, आप अपना नाम बताएंगे। फिर वो पूछेगा अच्छा
आप क्या करते हैं, मतलब आप कितना कमाते हैं, वो पूछा कितना कमाते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा अच्छा और कब कितने टाइम हो गया जॉब करते हुए, ये पूछेगा। फिर वो कहेगा अच्छा कहाँ चल रही है आपकी ड्यूटी। इसी तरीके से तो पूछता है इंसान। उसी तरीके से अनुसूची है। ये पहले अनुसूची में क्या पूछा जाएगा कि भाई नाम क्या क्या है। द नेम्स ऑफ द स्टेट एंड द यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, मतलब ये मान लीजिए भारत का ये नक्शा है, तो इसमें राज्य जो है उसके किस राज्य कितना विस्तार है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबको की डिटेल किसमें मिलेगी, अनुसूची पहली में। फिर अनुसूची दूसरी में बात करते हैं वेतन और भत्ते से संबंधित प्रावधान। ठीक है, वेतन और भत्ते से संबंधित प्रावधान। इसमें किस किस के एमोल्यूमेंट्स या कहा जाए वेतन और भत्ते अलाउंस मेंशन है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट और कैग, कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो आप ये नाम याद रखना किस किस के हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जज और कैग। इनके वेतन और भत्ते की इसमें जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में किसका जिक्र है, वेतन और भत्ता। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा पता है, यहाँ आपको पहला अनुसूची दे देगा, यहाँ दूसरा दे देगा, यहाँ तीसरा दे देगा, यहाँ चौथा दे देगा। पहले में लिख देगा, यहाँ लिख देगा नाम। ठीक है, इसमें लिख देगा वेतन व भत्ते। इसमें लिख देगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और इसमें आपका लिख देगा शपथ। ठीक है, इसको मिलाने के लिए आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, पहला पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से ऑप्शन पूछ लिया जाएगा। इस तरीके से हमारा सवाल बनेगा, तो हमें इस सवाल ऐसे सवालों के लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, बात है इसमें। तो हमें तैयार कैसे सवालों के लिए रहना है ये भी जरूरी है। और आपको अगर ये बात मजाक लग रही हो तो PYQ उठा के देख लीजिए, और कुछ समय बाद PYQ की भी क्लास चलेंगी। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC हो, UPSC हो, PCS हो, किसी का भी हो, सबके PYQs कराए जाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो दूसरी अनुसूची में हमें किस चीज की चर्चा मिलती है, वेतन और भत्ते। किस किस के वेतन, आपके प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कैग। ठीक। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ की चर्चा। ठीक है? शपथ व प्रतिज्ञान, ऑथ अफर्मेशन। ठीक है, इनकी बात करिए, जैसे मिनिस्टर है, MP है, MLA है, जज है, कैग है, उनको शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जानी है, कैसे दिलाई जानी है, कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा, तुरंत दिलाएगा, पद अपने ऑफिस संभालने के बाद दिलाई जाएगी शपथ या पहले दिलाई जाएगी शपथ, किस तरीके से शपथ दिलाई जाएगी, इस सब की चर्चा हमें किस में मिलेगी, अनुसूची 3 में मिलेगी। ठीक है बच्चों, आपके लिए एक सवाल है, ऑथ और अफर्मेशन में अंतर क्या होता है, ये आप कमेंट कीजिए। ठीक है, सब बच्चे इस बात को कमेंट कीजिए। आप समझ में नहीं आए तो कल की क्लास में पूछिएगा, वहां आपको बताया जाएगा। ठीक है, आता है समझ में। सबसे पहले क्या आएगा, आपके वेतन की बात आएगी, फिर उसके बाद शपथ की बात आएगी। ठीक है, पहले पैसा फिर शपथ। और चौथी अनुसूची में क्या है, जो एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा को सीटों में आवंटन किस तरीके से किया गया है। ठीक है, मतलब किस राज्य को कितनी सीटें मिली हैं, ये चर्चा कहाँ मिलेगी, हमें चौथी अनुसूची में मिलेगी। तो चौथी अनुसूची में किस बात की चर्चा मिलेगी, किस राज्य में, किस राज्यों को कितनी सीटें दी गई हैं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, कि राज्यसभा में सीटों को किस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, बात है समझ में। पहली अनुसूची नाम, दूसरी अनुसूची वेतन, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। चलो, अब पांचवी अनुसूची पढ़े। तो पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची देखते हैं। पांचवी अनुसूची में क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब्स इन 10 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, तो 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। अब ये बात आपके समझ में नहीं आई होगी, मैं समझाता हूँ, हम हैं तो समझाने के लिए। समझाया जाए, समझो बात।
कि आखिर कहानी कहानी चल क्या रही। अगर हम भारत को देखें, ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे उत्तराखंड हो गया आपका, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक, आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, तो त्रिपुरा हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, ठीक है, और सिक्किम हो गया। तो ये स्टेट देख रहे हो, तो हर क्षेत्र का अपना क्या खान पीन अलग है, हर क्षेत्र की अपनी बोली अलग है, कोई क्षेत्र डेवलप है, कोई अनडेवलप है, ठीक है। फिर हमने देखा कि कुछ ट्राइबल लोग हैं जिनका क्या है, अपना एक कल्चर है, वो अपने कल्चर के हिसाब से चलते हैं। अगर उनकी वो कल्चर क्या है, उनकी आइडेंटिटी है, तो आप उस उनके उस कल्चर को छीन नहीं सकते, बल्कि आप क्या करोगे, उनके उस कल्चर को क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, संरक्षित करोगे, उनके उस कल्चर को बचाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो इनका कल्चर बचाया कैसे जाए, कहने से बच जाएगा क्या? किसी को कह दिया जाए अमर हो जाओ, अमर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो बचाया कैसे जाएगा? बचाने के लिए आप क्या काम करोगे, उनको कुछ क्या दोगे, अधिकार दोगे। तो यही अधिकार किस में दे रखे हैं, आपके पांचवी अनुसूची में और छठी अनुसूची में, बस यही है। तो पांचवी अनुसूची में बात क्या मिलती है कि जो भी ट्राइबल एरिया है, जो भी ट्राइबल एरिया है, ठीक है, मतलब कोई ऐसी क्षेत्र जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, शेड्यूल ट्राइब बहुत ज्यादा है, उस क्षेत्र को कैसे संचालन करना है, उस क्षेत्र को कैसे चलाना है, कैसे नहीं करना है, इस चीज का हमें जिक्र मिलता है। कौन सा? अनुच्छेद 5 में। तो अनुच्छेद 5 में किसकी बात करी गई? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ट्राइबल शेड्यूल एरिया, ठीक है, ये शेड्यूल ट्राइब एरिया कितने स्टेट में है? 10 स्टेट में। बात आई समझ में? ठीक है, तो आप आगे, ठीक है, हाँ, आपने कहा ठीक है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे आप असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और यहाँ ये इतना सेंसिटिव इलाका है कि अगर इनको संरक्षित नहीं किया गया या हेर फेर करी गई, तो दंगे हो सकते हैं, जैसे मणिपुर की आग नहीं बुझ रही है। कारण क्या है? यही तो है, ये दो कम्युनिटी के बीच में जो है झगड़े हो रखे हैं, प्रोटेक्ट करना है इनको। इसके लिए क्या है, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची आई, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ 4 स्टेट। कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, कोई दिक्कत? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो वो 4 क्षेत्र कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। तो दिक्कत, ट्रिक है आपकी, 8 ATM²। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मेघालय। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ साथ बोलोगे 4 बार तो याद हो जाएगा। चलो साथ साथ बोलो। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 4 ऐसे राज्य हुए जो किसमें सम्मिलित है? छठी अनुसूची में सम्मिलित है। अब ये छठी अनुसूची बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी है, क्यों? क्योंकि अभी करंट अफेयर देखा जाए तो करंट अफेयर में क्या हुआ कि जो लद्दाख है वहां पे डिमांड करी जा रही है कि उसको 6 शेड्यूल में जोड़ा जाए, हमें 6 शेड्यूल में जोड़ा जाए। क्यों 6 शेड्यूल में क्यों जोड़ने की बात की है? क्योंकि जैसे ही 6 शेड्यूल में कोई एरिया जोड़ा जाता है, कोई स्टेट जोड़ा जाता है, तो वहां पे क्या अधिकार आ जाता है बनाने का? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का अधिकार आ जाता है, स्वायत्त जिला परिषद बनाने का अधिकार आ जाता है। और ये क्या होता है? ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब ये हुआ कि जो भी इस क्षेत्र में आ जाएगा, इस क्षेत्र में जो भी कानून बनेगा वो थोड़ा मॉडिफाई होकर लॉन्च होगा, ठीक है। जो भी आपको जमीन चाहिए, खनन चाहिए, खनन करना है, कुछ करना है, ठीक है, यहाँ नियम कानून में फेरबदल करना है, कुछ भी A to Z आपको कुछ भी करना है, तो आपको किसकी परमिशन लगेगी? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मतलब मालिक कौन हो गया? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल आपको आगे समझ में करते हैं। 7th शेड्यूल समझने से पहले ये समझ, ये राज्य हैं अलग अलग, ठीक है। एक है शिक्षा, ठीक है, एक है स्वास्थ्य, ठीक है, एक है
न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब, एक है आपका डिफेंस, ठीक है, एक है आपका पुलिस। ये इस तरीके से कुछ विषय है जिन पे क्या होगा, कानून बनेगा। मान लो शिक्षा पे कानून बना हुआ है कि भाई ये एजुकेशन, सीबीएसई बोर्ड है, कोई दूसरा बोर्ड है आपका, मान लीजिए यूपी बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड, केरल बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये किसी कानून से तो संचालित हो रहे हैं कि इस तरीके से परीक्षाएं होंगी, ऐसा होंगी, वैसे होंगी। स्वास्थ्य है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस तरीके से चलेंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारी पॉलिसी है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कोई हम इस्तेमाल करेगा तो हम उसका विरोध भी करेंगे। डिफेंस है, हाँ भाई इतना हम डिफेंस में खर्चा करेंगे, ये करना है, वो करना है, ये वाली तोप बनानी है, ये वाली मिसाइल बनानी है। पुलिस है, हाँ इस क्षेत्र में इतनी लगाई जाएगी, इस क्षेत्र में इतनी लगाई जाएगी, इस क्षेत्र में क्राइम बढ़ रहा है तो इस तरीके से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई जाएगी। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, क्या सब काम दिल्ली डिसाइड करे? दिल्ली बताए शिक्षा में क्या होगा, स्वास्थ्य में क्या होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होगा, डिफेंस में क्या होगा, पुलिस में क्या होगा? या दिल्ली खाली ये बता दे चलो न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या करना है, दिल्ली मतलब सेंटर, ठीक है, इस सेंटर में बता दे कि हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या करना है, डिफेंस में क्या करना है, शिक्षा स्वास्थ्य को छोड़ दे, पुलिस को छोड़ दे, स्टेट को भी बता दे कि भाई तुम्हें जो करना है वो करते रहो। या कुछ क्षेत्र में क्या है कि राज्य से कि तुम भी करो हम भी करते हैं, दोनों मिल बांट के करें। इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी ना। तो यही चीज है किसके अंदर, सेवन शेड्यूल के अंदर, सातवीं अनुसूची। तो इस सातवीं अनुसूची में क्या है, संघीय सूचियां, फेडरल प्रोविजन है इसमें, ठीक है, कंटेन सब्जेक्ट ऑन विच यूनियन एंड स्टेट मेक लॉ। मतलब इसमें वो सब्जेक्ट शामिल है जिसमें, जिसके ऊपर या तो संघ कानून बना सकता है, या राज्य कानून बना सकता है, या दोनों मिलके कानून बना सकते हैं, ठीक है। ये किसमें शामिल है, फेडरल लिस्ट में। और ये कौन सी अनुसूची में आता है, सातवीं अनुसूची में। एग्जाम में पूछा जाएगा, इस अनुसूची में राज्य व संघ के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ऑप्शन पांचवी अनुसूची, ऑप्शन बी छठी अनुसूची, ऑप्शन सी सातवीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। क्या लगाओगे, सातवीं अनुसूची, बताइए के लिए। तो क्या क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट संघ सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट जिस पे क्या है भाई, खाली सेंटर कानून बना सकता है, ठीक है। मूल संविधान में क्या ऐसे कितने विषय थे, 97, अब कितने हैं, लगभग 100। जैसे आपका डिफेंस, आर्म्स, एटॉमिक एनर्जी, सिटीजनशिप, एयरवेज, इंटर स्टेट ट्रेड, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर, सेंसस। इनके ऊपर कौन कानून बना सकता है, आपका सेंटर। वहीं अब राज्य के ऊपर बात कर लिए तो राज्य के पास ऐसे 66 सब्जेक्ट थे, अब कितने हैं, लगभग 61, 61 सब्जेक्ट हैं ऐसे। कौन कौन से, पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, लिकर, एग्रीकल्चर, पुलिस, ठीक है, गैम्बलिंग वगैरह पे राज्य कानून बना सकता है। बताइए सुन, बात आती है कंकरेंट लिस्ट की, ये कितने 47 सब्जेक्ट थे, अब कितने 52 हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें कौन, जैसे मैरिज हुआ, डाइवर्स हुआ, इंसॉल्वेंसी हुआ, फिर डिस्प्यूट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इसके दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। कुछ कोई ना कोई देखो, जैसे ज्ञान है ना वो अल्टीमेट नहीं है भाई, आप कोई कितना भी ज्ञान मानो, लेकिन कुछ ना कुछ उसके जीवन में ऐसी चीजें आती रहेंगी जो उसको सीखनी पड़ेंगी। उसी तरीके से इन विषयों का हाल है कि भाई आप कितना भी कोशिश कर लें, आप कुछ भी कोशिश कर लें, लेकिन कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा निकल आएगा जो इनमें से किसी अनुसूची में नहीं होगा। उसको किस में डाल दिया जाएगा, अपशिष्ट सूची में डाल दिया जाएगा, रेसिड्यूरी लिस्ट में डाल दिया जाएगा, मतलब सब्जेक्ट नॉट इन एनी लिस्ट। उस पर कौन कानून बना सकता है, उस पर कानून बना सकता है आपका पार्लियामेंट, संसद कानून बना सकती है। अगर आ जाए पीएम बना सकता है इस पर कानून, प्रेसिडेंट कानून बना सकता है, पार्लियामेंट कानून बना सकता है, स्टेट बना सकता है। क्या लगाओगे आप, संसद, पार्लियामेंट। और ये हमने इस देश से लिया है, कनाडा से लिया है। तो जो अपशिष्ट सूचियां हैं उन पर कौन कानून बनाएगा आपका, पार्लियामेंट कानून बनाएगी। तो चलेगी किस, संघ की चलेगी, ठीक है। बात है संघ। अभी सेकंड शेड्यूल जो है, जो आप बात कर रहे हैं, इसमें कुछ एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। संशोधन क्या होता है, ये क्या संशोधन होता क्या है, तो ये आपको जो पिछली क्लासेस में अच्छे से बताया था कि संविधान में किसी आर्टिकल में या किसी भाग में, किसी पार्ट में
किसी भी क्षेत्र में कुछ बढ़ाना, कुछ घटाना, डिलीट करना, जोड़ना, कुछ भी कर देना, वही क्या कहलाएगा? संविधान संशोधन कहलाएगा। ठीक है, आर्टिकल 360 के अनुसार। तो हमने क्या काम किया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। हमने राज्य सूची के 5 विषयों को निकाल के उसमें राज्य सूची से निकाल के किस में डाल दिया था? समवर्ती सूची में डाल दिया। अब वो 5 कौन-कौन से थे आपके? पहला एजुकेशन, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा वेट एंड मेजरमेंट, चौथा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। हिंदी में सुनो, शिक्षा, वन, वजन और माप, ठीक है, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण, न्याय, प्रशासन। बात है समझ में? तो ये 5 ऐसे क्षेत्र थे जिनको राज्य सूची से उठाकर किस में जोड़ दिया? समवर्ती सूची में जोड़ दिया। कौन कौन से? साथ साथ बोलो। शिक्षा, वन, वजन और आपका माप, ठीक है, और जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण और आपका न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन इसको किस में जोड़ दिया था? कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखो ये है, ये सब राज्य जो है अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी को किसी क्षेत्र पे काम कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई मतलब हर कोई अपना राज्य जो है अपना काम अच्छे से कर रहा है। ठीक है, और हमारे देखो पड़ोसी राज्य पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, इधर म्यांमार इधर हो गया। ठीक है, नीचे आप आओगे श्रीलंका आ गया। क्या हो सकता है? अब मान लीजिए सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन भाई बुरा वक्त कब आ जाए कुछ पता है क्या? आपको ऐसा नहीं पता। उसी तरीके से मान लीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए जिसे हम हमें जरूरत पड़ जाए कि हम जो राज्य के पास जो भी विषय है उस पे यूनियन को कानून बनाना पड़े। ऐसी कंडीशन आ सकती है। हाँ भाई, आ सकती है। हो सकता है 2-3 राज्य संघ के पास चले जाएं कि भाई देखो भाई ऐसा ऐसा बात है, हमसे तो काम हो नहीं रहा, इस पे ऐसा करो, आप हमें नियम कानून बना के दे दो। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो गई जिसमें सरकार को राज्य सरकार को डर लग रहा है कि अगर हमने करा तो विवाद हो जाएगा, तो वो क्या कहा, 3-4 राज्य क्या काम करेंगे? संघ उसके पास चले जाएंगे, सेंटर के पास, कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, क्या करा जाए? तो वो बताएगा। ठीक है, कुल मिला के कुछ भी हो सकता है। या मान लीजिए कोई हमें इंटरनेशनल रोड बनानी, मान लीजिए बांग्लादेश से हमें रोड बनानी है, यहाँ से हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये बड़ा करना है, चिकन नेक वाला जो है ये क्षेत्र इसको बड़ा करना है, तो हम क्या कार्य करेंगे? हम राज्य के ऊपर नहीं रह सकते, हमें संघ को काम मजबूती से करना पड़ेगा। तो उसी के लिए क्या आया है आपका संविधान में ही मेंशन है कि 5 ऐसे कंडीशन है जिसपे जो संसद है वो राज्य सूची पे कानून बना सकती है। वो 5 कौन कौन से हैं? पहला, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान क्या है, जो संघ है, जो सेंटर है, वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। जैसे इमरजेंसी लगी आर्टिकल 352 के अनुसार, तो जो बनाने का अधिकार मिलता है वो किसके अनुसार मिलता है? आर्टिकल 250 के अनुसार मिलता है कि भाई इमरजेंसी में आप जो सेंटर है वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। अगला है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, ठीक है, आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 357 बताता है कि हाँ भाई आप कानून बना सकते हैं। दूसरा, दो या दो से ज्यादा राज्य सेंटर से कहें कि आप हमें यह कानून बना के दीजिए, तो ये कानून केवल उन्हीं के ऊपर लागू होगा जो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें बना के दीजिए। नहीं तो मान लीजिए एक सरकार है, उसकी कुछ राज्यों में सरकार भी आ गई और सेंटर में भी है, तो वो तो कुछ को लेकर पहुंच जाएगा कि भाई ये कानून बना के दो, और राज्य विषय तो खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, बताइए समझ में? ऐसा ना हो इसलिए क्या हुआ कि भाई जो राज्य रिक्वेस्ट करेंगे उनको पर लागू हो जाएगा। दूसरा, टू इन्फोर्स इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू कराने के लिए जो राज्य के जो विषय हैं उन पे संघ कानून बना सकता है। ठीक है, अगला, इफ राज्यसभा गिव्स पार्लियामेंट पावर विथ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, अगर स्पेशल मेजोरिटी से जो राज्यसभा है वो लोकसभा को परमिशन दे दे कि हाँ भाई ठीक है आप कानून बनाइए, तो आप कानून बना सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक अवधि होती है। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? और ये अवधि कितनी होती है? 1 साल के लिए।
1 साल बाद फिर ना तो राज्यसभा से आपको पास कराना पड़ेगा। ठीक है, अगली शेड्यूल की बात करते हैं। तो हमारा देश कैसा है, यहाँ अलग तरीके का खान पान है, ठीक है, और अलग अलग तरीके की बोलियां बोली जाती हैं। जैसे एक वाणी भी, एक बात भी कही जाती है कि कोस कोस पे, कि हर 4 कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे बदले वाणी। इस तरीके की कुछ कहानियां बोली जाती हैं कि यहाँ देखो कितनी तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो संविधान में जो जगह मिली वो कितनों को मिली, कितनी भाषाओं को मिली है? 22 भाषाओं को मिली है। लेकिन अगर मूल संविधान में देखें तो कितनी भाषाओं को जगह मिली थी? 14 भाषा। 14 भाषा ऐसी है जिनको संविधान में सम्मिलित किया गया, संविधान के 8वें शेड्यूल 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? 22। तो बढ़ कैसे गई भाई? हमने संविधान संशोधन किया। कब कब किया, कितनी बार किया है संविधान संशोधन? 4 बार किया है। 8 शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में कितनी बार संशोधन किया है? 1 2 3 4। कितनी बार संशोधन करके भाषाएं बढ़ाई गई हैं? 1 2 3, बस। भाषाएं कितनी बार बढ़ाई गई हैं? 3 बार। ठीक है, कौन कौन सी देखो। पहला हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी, 21वां संविधान संशोधन। अगला है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो वो यहाँ पे बन है, यहाँ पे भी बन है। 2171। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, फिर ना, कामना। के से कोंकणी, एम से मणिपुरी, ना से नेपाली। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 31वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। अगला है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, इसमें जोड़ी गई थी भाषा। कौन कौन सी? 4 भाषा। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, सैथाली और मैथाली। ठीक है, बोडो, बोडो, संथाली, एस ए और एम ए, संथाली, मैथाली। ठीक है, इसमें दोनों सेम सेम दिखाई देंगे। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फिर आया 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसमें जो उड़िया था उसका नाम क्या बदल दिया, क्या कर दिया? उड़िया कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी 8 शेड्यूल के बारे में। ठीक है, कुछ भाषाएं क्या है आपके 8 शेड्यूल में शामिल है, लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी है जो संविधान में तो शामिल नहीं है, लेकिन सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको मान्यता देती है। उनको ही क्या बोला जाता है? क्लासिकल लैंग्वेज। उनके कल्चर की वजह से और बहुत सी चीजों की वजह से उनको क्या कहा गया? क्लासिकल लैंग्वेज बोला गया। तो क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है देख लें। चलो, तो ये क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है ये? ठीक है, कौन कौन सी है? ठीक है, ओरिजिनल लैंग्वेज, ओरिजिनल क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? मूलतः कितनी है? शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? ये आपकी 11 है। ठीक है, अब 2024 में भी कुछ जोड़ी गई थी। टोटल कितनी है आपकी? 11 है। कितनी है टोटल? 11 है। कौन कौन सी है याद करते हैं आपका। तमिलनाडु की तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। अब कौन कौन सी जोड़ी गई है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। ये भाषा जोड़ी गई हैं। ट्रिक क्या है? तू शुरू तो कर मैं आर्या, टू से तमिल, एस से संस्कृत, टी ओ से तेलुगु, के से कन्नड़, एम से मलयालम, आर्या से उड़िया। ठीक है, अब इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं। मैप पर आबे, मैप पर आबे, मैप पर आबे। जैसे वो कह रहा है ना कि तू शुरू तो कर मैं आर्या, तो मैप पर आवे, मैप पर आऊं मैं। तो माँ से मैथाली, पा से पाली, पा से प्राकृत, आ से असमी, वा से बंगाली। ये याद रखें। ठीक है, दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई नहीं। अगर इसमें पूछे जाए मराठी, क्या मराठी भाषा, क्या मराठी भाषा क्लासिकल लैंग्वेज है? तो हाँ भाई है। क्या कुमाऊनी है? नहीं है। क्या गढ़वाली है? नहीं है। क्या सिंधी है?
देखो है इसमें भाई, आपको क्वेश्चन नहीं है। तो ये चीजें हैं जिसका आपके बारे आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आज के समय में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। चलो आगे शुरू करें। आगे बात कर लेते हैं 9 से 11वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, 9वीं अनुसूची में किसका जिक्र मिलता है हमें? लैंड रिफॉर्म का जिक्र मिलता है। 10वीं अनुसूची में हमें क्या मिलता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमें जिक्र मिलता है। कब जोड़ा गया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जोड़ा गया। सबसे पहले नबी की बात कर लें थोड़ी थोड़ी। देखो जब हमारा देश आजाद हुआ तो दिक्कत क्या आई? जो गरीब था, जब उसको बात करी गई कि भाई इसको भी सांस लेने का अधिकार है, इसने भी जो आजादी का आंदोलन है इसमें पार्टिसिपेट किया है, देश को आजादी दिलाई है, तो इसको भी सांस लेने का अधिकार दो। इसको आप गुलाम तो मत रहने दो, बंधुआ मजदूर तो मत कराओ। तो मतलब उनको, जो किसान गरीब है जिसके पास जमीन नहीं है, लेकिन जो जिसका काम ही हमेशा यही करता आया, तो उसको थोड़ी बहुत जमीन दे दो। लेकिन लैंड रिफॉर्म को शामिल नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय। तो इसलिए हमें क्या कराना पड़ा? पहला संविधान संशोधन कराना पड़ा 1951 में। और ये हुआ लैंड रिफॉर्म, जमींदारी व्यवस्था जोड़ी गई। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन से। फिर अब बात करते हैं 10वीं संविधान संशोधन, सॉरी संविधान संशोधन ही 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़ा गया 1985 में, जोड़ा गया। एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया। ठीक है, दल बदल कानून लाया गया। दल बदल कानून क्या था? जैसे मान लीजिए एमपी चुने जाते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते थे, तो इनकी बिक्री ऐसे होती थी जैसे मछली बाजार में, कि हाँ भाई 100 करोड़ बिक गया। ठीक है, कौन सी पार्टी में है? कांग्रेस। छोड़ के कहाँ पहुंच गया? बीजेपी। अच्छा भाई, ये वाला एमपी कौन सी पार्टी में हो? बीजेपी। ठीक है, 120 करोड़। कांग्रेस छोड़ के आ गया किस में? बीजेपी छोड़ के आ गया किस में? कांग्रेस। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये एक उदाहरण है, ऐसा होता हो तो भाई क्या कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से होता था। एमपी क्या होते थे, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी में चले जाते थे, सरकार गिर जाती थी। ठीक है, फिर दूसरी ये छोड़ के उधर चले जाते थे। तो ऐसा चलता था कि भाई सरकार कम चल रही है, खरीद फरोख्त ज्यादा चल रही है। इसको रोकने के लिए लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, कि भाई अगर कोई भी चुना हुआ एमपी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, तो भाई उसको संसद में जो है भाई, उसकी संसद की जो मान्यता है वो खत्म कर दी जाएगी, हटा दिया जाएगा, उसका पद रिक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत? का भाई नहीं। लेकिन ऐसे तो भाई कोई जाएगा नहीं अगर पार्टी से नाराजगी भी हो गई तो अगर 2/3 लोग छोड़ के जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। पहली बात, 2/3 छोड़ के गए। दूसरी बात, अगर अगर कोई ऐसा शख्स जो जीता नहीं है, वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है, तो हाँ भाई वो जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगली बात करते हैं शेड्यूल 11, अनुसूची 11। इसमें हम बात करते हैं पंचायत प्रोविजन के बारे में, पंचायत से संबंधित प्रावधान। ये किसमें? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990। ठीक है, 29 सॉरी 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायत जोड़ी गई। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। पंचायत जोड़ी गई तो म्यूनसिपैलिटी भी जोड़ी जाएगी। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1992 में ही हुआ। ठीक है, तो जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें म्यूनसिपैलिटी जोड़ी गई, नगर पालिका जोड़ी गई। ठीक है, नगर पालिका 44वें सॉरी 74वें संविधान से जोड़ी गई, और आपकी पंचायत 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको विषय नहीं? सब बिल्कुल नहीं है। तो ये 12 अनुसूची है। ट्रिक क्या है याद करने की? तो ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आपको कि ये क्या है, हम समझे नहीं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम अब समझोगे ना। टी से टेरिटरी मतलब क्षेत्र, ई से इमोल्यूमेंट मतलब वेतन, ए से अफर्मेशन ओथ शपथ, आर से राज्यसभा को कितनी सीटें देनी है, सीटों का आवंटन, एस से शेड्यूल एरिया, 6 से अदर शेड्यूल एरिया,
एफ से फेडरल प्रोविजन, संघीय प्रावधान, मतलब शक्तियों का बंटवारा, 3 लिस्ट दे रखी है, ठीक है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, भाषा। एल से लैंड प्रोविजन, भूमि प्रावधान। डी से दल बदल कानून। पी से पंचायत, 11वीं अनुसूची। एम से नगर पालिका, 12वीं अनुसूची। जैसे ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। इनको पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, ठीक है। एंड में क्या करेंगे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको रिवीजन करेंगे, अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कुछ क्वेश्चन कर लो। चलो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके पास थोड़ा सा समय है, आप इसका आंसर लगाओ, क्या लगाते हो। तो पहले का क्या है कि इसमें से कौन सा फेडरल फीचर नहीं है। अच्छा, लिखित संविधान, हाँ भाई फेडरल फीचर है। एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, हाँ भाई ये भी है। द्विसदनीय, ये भी है। ये नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि क्या पूछा है, नॉट। तो दिक्कत यहां तक आपको सर 1% नहीं है। दूसरा करो, केसी वेवेर ने किसको क्या कहा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑस्टिन ने किसको क्या कहा, मॉरिन जोन्स ने किसको क्या कहा, ठीक है। ऑस्टिन, ऑस्टिन ने क्या कहा था, ऑस्टिन ने कहा था कोऑपरेटिव। जोन्स ने क्या काम कहा था, बार्गेनिंग। वियर ने क्या कहा था, आपका क्वासी फेडरल, के से क्यू, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, ये सर 1% नहीं। चलो अगला देखें, और भी सवाल है आपके लिए, और सवाल को सॉल्व कीजिएगा। जैसे द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। छठी अनुसूची किन राज्यों की जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। कौन कौन से, लद्दाख है उसमें, आपको उससे नहीं, लद्दाख डिमांड कर रहा है इसमें, देखो समझ में आ रहा है? अरुणाचल नहीं है, चलो ये हटा दिया। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसमें क्या नहीं है, इसमें आप कहोगे सर मेघालय नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक आपको भी सर 1% दिक्कत। अगला, एजुकेशन वॉज शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, कौन सा, 42। कब हुआ था, 1976। 44 कब हुआ था, 1978, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से बच्चों पढ़ो, रिवीजन करो, और किसी का कोई भी डाउट हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास को रखते हैं यहीं, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई।